नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रीवा की, जहां पर ऑपरेशन जिंदगी जारी है। मयंक के करीब रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है, किसी भी वक्त बाहर आ सकता है मयंक। आपको बता दें बोरवेल के बाहर एम्बुलेंस भी पूरी तरह से तैयार है, बस इंतजार है मयंक के बाहर आने का। टीम भी उसके करीब पहुंच चुकी है और ऐसा अब कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में, हो सकता है कुछ ही क्षणों में मयंक बाहर आ जाए। पूरी तरह से तैयारियां वहां पर की जा चुकी है कि जैसे ही मयंक को बाहर निकाल लिया जाएगा, एम्बुलेंस तैयार है और उसे अस्पताल ले जाया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मयंक जो बोरवेल में गिरा हुआ है कल से 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन तभी से चल रहा है, अलग अलग तरह से गड्ढों की खुदाई वहां पर हुई है, सुरंग भी तैयार की गई है जिससे कि रेस्क्यू टीम पहुंच सके। और अब रेस्क्यू टीम पहुंच भी चुकी है मयंक के करीब। बस कुछ पलों का इंतजार और करना पड़ेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त मयंक को बाहर निकाला जा सकता है। तो बचाव दल काम कर रहे हैं, वो जितना संभव प्रयास हो रहा है सरकार और प्रशासन कर रहा है। बाकी तो अब प्रयास किए जा रहे हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या है। वो तो रेस्क्यू वाले अपना काम करेंगे, वो उनका काम है, उसके लिए अपन कुछ कह नहीं सकते क्या है। सीएम का दौरा था आज, ऐसा कहा जा रहा था कि सीएम भी आ सकते हैं यहाँ पर। नहीं, सीएम में बराबर नज़र रखे हुए हैं। सीएम ने कई बार यहाँ जिला प्रशासन से बात की, उप मुख्यमंत्री जी भी आए थे यहाँ पर, और प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी चाक चौबंद की जा रही हैं और हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आगे कितना संभव होता है, क्या होता है, अभी तो रेस्क्यू टीम वाले ही बता सकते। तो मयंक को बचाना है, ये मयंक को बचाने का ऑपरेशन लगातार जारी है और रेस्क्यू की टीम लगातार काम में जुटी है कि कैसे न कैसे करके जल्द से जल्द मयंक को बाहर निकाला जाए। और कोशिशें जो है रेस्क्यू टीम के द्वारा, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के द्वारा लगातार जारी हैं। और अब कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त मयंक बाहर आ सकता है, उसके बहुत करीब जो है रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ही देर में बस मयंक अब बाहर होगा। बाहर भी पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं, एम्बुलेंस तैयार है पूरी तरह से। जैसे ही मयंक को बाहर निकाला जाएगा और उसको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जाएगा। लगातार जो है पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कल क्या स्थिति थी, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और मयंक अंदर है। किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा चला, क्या क्या मुश्किलें हुई, हर एक चीज हमने आपको दिखाई। बता दें आपको 24 घंटे से ज्यादा का वक्त मयंक को उस बोरवेल में गिरे, गड्ढे में गिरे हो चुका है और 60 फीट पे कल वो था, 160 पर पहुंच चुका है। लगातार गड्ढा धंसता जा रहा है, बच्चा नीचे जाता जा रहा है और इसी प्रयास में कि कोई परेशानी ना हो और सुरक्षित मयंक को बाहर निकाल लिया जाए, इसके लिए तमाम कोशिशें, प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। उसे ऑक्सीजन दी जा रही है, लगातार खाने पीने के लिए उसे दिया जा रहा है। मूवमेंट लगातार हो रहा था, हालांकि दिन में यह भी कहा जा रहा था कि मूवमेंट जो है उसका दिख नहीं रहा है। और डेप्यूटी सीएम को भी आपने सुना था कि वो कह रहे थे कि चिंताजनक है ये कि किसी तरह का रिएक्शन जो है बच्चे की तरफ से नहीं आ रहा है, कुछ रिएक्ट बच्चा नहीं कर रहा है। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि टीम लगभग पास में पहुंच चुकी है और किसी भी क्षण जो है मयंक बाहर आ सकता है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी से लेंगे, सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरीश द्विवेदी। हरीश, क्या स्थिति बनी हुई है? रेस्क्यू टीम कहा जा रहा है एकदम लगभग करीब पहुंच चुकी है, किसी भी वक्त मयंक बाहर होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से पूरा जो है तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसमें अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि बस जो समय है, कुछ समय बाद जो है तो मयंक बाहर आ सकेगा। हालांकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम जो वहाँ जो काम कर रही है, उसको थोड़ी सी कठिनाई का सामना इस वजह से करना पड़ रहा है कि जो बोर था, बोर जो गहराई से गया था, गहराई से जाने के बाद बोर हल्का टेढ़ा था, जिस लिहाज से जो रेस्क्यू टीम ने अपना जो सुरंग बनाया था सुरंग के अंदर, उसके जरिए जब अंदर पहुंची तो बोर का कुछ हिस्सा उसको नहीं मिला। यही कारण है कि अब जो मयंक को निकालने में जब थोड़ी देरी हो रही है, तो सिर्फ बोर जो है अंदर गहराई में जो जाके जो टेढ़ा हो गया, इस लिहाज से उसे इतनी देरी हो रही है। हालांकि अब उसको जिसकी जैसे वो टेढ़ा है बोर के अंदर, उस टेढ़ाई पे जो है तो उसको कटिंग करने का काम जो है तो यहाँ दल है उसके द्वारा किया जा रहा है और आसार है कि बहुत जल्द वहां तक जो है तो पहुंच के और मयंक को बाहर निकाल के लाया जा सकेगा। जी ठीक हरीश, आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे, दतिया का जिक्र करेंगे। महिला पटवारी की दबंगई देखने को मिली है। महिला पर हार्वेस्टर चढ़ाने को कहा, हार्वेस्टर के आगे लेट गई थी पुजारी की पत्नी। बता दें दरअसल फसल कटवाने ये पहुंची थी महिला पटवारी। राम जानकी मंदिर की जमीन पर है ये फसल। मंदिर की जमीन पर दो पक्षों में विवाद हुआ और ये विवाद जो है कोर्ट में भी चल रहा है। दोनों पक्षों का ये मामला है और इसी मामले में जो है अब दतिया में जो महिला पटवारी है उसकी दबंगई सामने आई है। ये दबंगई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। महिला पर हार्वेस्टर चढ़ाने को कहा जा रहा है। ये दबंगई आप देखिए महिला पटवारी की। जमीन विवाद है दो पक्षों का और ये लंबे वक्त से ये विवाद चला आ रहा है और इसी बीच इसी मामले में जो है महिला पटवारी की दबंगई देखने को मिली है। महिला पर हार्वेस्टर चढ़ाने को कहा गया पटवारी के द्वारा, ये दबंग पटवारी के द्वारा। दरअसल मंदिर की जमीन पर दो पक्षों में विवाद लंबे वक्त से चला आ रहा है और ये विवाद जो है बढ़ता ही जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी अशोक शर्मा जुड़ गए हैं। अशोक, महिला पटवारी की दबंगई यहाँ पर देखने को मिली, आखिर मामला क्या है, बताइए। देखिए, तरगोआ गांव में एक मंदिर है, राम जानकी मंदिर। तो इस जमीन पे क्या है, दो पक्ष लोग अपना हक बताते आए हैं। एक पक्ष को जो पुराने कलेक्टर थे उन्होंने हटा करके एक जो नए पुजारी हैं उनको नियुक्त कर दिया था। तो लास्ट ईयर उन्होंने ही इस मंदिर की जमीन की जो फसल ली थी। तो वो एक तरह से ये केयर टेकर होते हैं, तो उससे मंदिर का रख रखाव और दूसरे खर्चे निकालते हैं। लेकिन इस बार ये महिला पटवारी है वो नायब तहसीलदार का आदेश लेकर पहुंची और उन्होंने फसल कटवाने लगी। तो पुजारी और उनकी पत्नी ने विरोध किया। उसके बाद वो जब वो नहीं मानी तो फिर वो उसके नीचे लेट गई। तो महिला पटवारी ने कहा चढ़ा देंगे। तो मतलब इस तरह से एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और बहुत ही अनुचित अशोभनीय व्यवहार था पटवारी का। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी को साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी का कल नर्मदापुरम का दौरा है। पिपरिया में जनसभा वहां पर पीएम मोदी करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे ये सभा होगी। पीएम मोदी की सभा पहली बार पिपरिया में हो रही है और यहां पर सभा के लिए कई तरह से इंतजाम किए गए हैं और इसी को लेकर के, सभा को लेकर के उत्साह भी लोगों में काफी ज्यादा है। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी पिपरिया पहुंच रहे हैं और पिपरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसे लेकर, इस सभा को लेकर के आम लोगों में उत्साह चरम पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री पहली बार पहुंच रहे हैं पिपरिया और इसी को लेकर उत्साह चरम पर लोगों के अंदर। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी की सभा होने वाली है। बेहद ही खास ये सभा मान सकते हैं हम। पिपरिया को साधने के लिए मध्य प्रदेश की हम बात करें, अलग अलग जगह पर प्रधानमंत्री का जिस तरह से दौरा चल रहा है और जो सभाएं हो रही हैं और नई नई जगह पे जो सभाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये एक रणनीति के तहत अलग अलग जगह का दौरा, सभाएं पीएम मोदी की हो रही हैं। और इधर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में बेमौसम बारिश रोड़ा बन सकती है। बीती रात के बाद आज भी जोरदार बारिश हुई। सभा स्थल पर कीचड़ पानी समस्या बन सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। तो लगातार बारिश हो रही है। नर्मदापुरम में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है और लगातार जोरदार बारिश यहां पर देखी गई। सभा स्थल की तस्वीरें आप देखिए जहां पर तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। वहां पर कीचड़ पानी खूब नजर आ रहा है। हालांकि ये रोड़ा बन सकता है पीएम मोदी की सभा में। देखने वाली बात होगी आखिर कल क्या स्थिति रहती है। बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में नारा दिया है, अब की बार 400 पार, मोदी है तो मुमकिन है। अब ये नारा आम लोग भी दोहरा रहे हैं। खास बात यह है कि ये नारा भोपाल के अलीगंज हैदरी मस्जिद यहां पर खूब गूंज रहा है और इस नारे को लगाने वाले कोई और नहीं है बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। देखिए, जब मस्जिद में गूंजा मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा। मोदी है तो मुमकिन है। हैदरी मस्जिद में मोदी मोदी की गूंज।
राजधानी भोपाल की हैदरी मस्जिद, जहां मोदी मोदी के नारे की गूंज सुनाई दी। इस नारे को लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। आप भी मोदी मोदी की गूंज का नारा सुनिए। मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, अब की बार। अब चलिए इस नारे की पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल भोपाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा प्रचार के लिए अलीगंज पहुंचे थे, जहां बोहरा समाज ने जुमेराती स्थित मस्जिद में उनका शानदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा भी वहां मौजूद रहे। मस्जिद के आमिल जौहर अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल खोलकर तारीफ की। बंद करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा ताला आपको कामयाबी अता करे। हम जो है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बहुत कदर करते हैं, क्योंकि सैयदना साहब के साथ में उन्होंने काफ़ी जो है अपना घर जैसा रिश्ता बनाया है और सैयदना साहब भी उनकी बहुत कदर करते हैं। हम आपसे दुआ करते हैं कि खुदा आपको कामयाबी दे। मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, अब की बार। बात सिर्फ पीएम मोदी के नारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि मस्जिद के अंदर पीएम मोदी के पोस्टर लहराने लगे। बोहरा समाज ने मस्जिद के अंदर ही पीएम के पोस्टर लहरा दिए। इसके अलावा एकजुट होकर अब की बार 400 पार का नारा लगाया। अब की बार, अब की बार। बीजेपी ने भी इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया है। अब ये नारा आम लोग भी लगा रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये नारा लगाया गया है बोहरा समाज के द्वारा। ज्यादा जानकारी भी लेंगे। मिथिलेश गुप्ता सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, यहां पर मोदी है तो मुमकिन के नारे लग रहे हैं। खास बात यह है, दिलचस्प ये बात है कि यहां पर बोहरा समाज, मुस्लिम समाज ये नारे लगाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं इंदौर के रानीपुरा में मौजूद हूं और रानीपुरा में इस वक्त मेरे साथ में मुस्लिम समाज के कुछ लोग भी हैं और इनसे हम बातचीत भी करेंगे। और आज मस्जिद में नारे लगते हैं कल कि हर घर मोदी और मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, ये अभी तो बोहरा समाज की मस्जिदों में ये नारे लगे हैं। अब हो सकता है कि मुसलमानों की मस्जिद में नारे लगने लग जाएं। मंदिरों में जहाँ जय जयकार होता है वहाँ पर भी मोदी जी के जय जयकार के नारे लगने लग जाएं, क्योंकि मोदी जी ने इस देश में लगातार विकास किया है और साथ ही साथ जो है हिंदुस्तान की जो वैल्यू है, जो विदेशों में जो बढ़ाई है, उसके कारण ये चारों तरफ जय जयकार के नारे लग रहे हैं। और मोदी है तो मुमकिन है, ये बात सही है। और मोदी जी हैं जो जिसने हिंदुस्तान का विकास किया है और आगे भी विकास करेंगे जनता को। और खास करके मुसलमान अभी तक नहीं समझ पा रहे थे, वो लगातार कांग्रेस को वोट दे रहे थे, लेकिन इस बार ये लोकसभा का जो चुनाव है ये मुसलमानों के लिए ये चुनौतीपूर्ण चुनाव है। इसमें मुसलमानों को समझना है कि उन्हें कहाँ वोट करना है, क्योंकि ये उनके लिए आखिरी मौका है। अगर यहाँ पर अगर चूक जाते हैं और भाजपा को वोट नहीं देते हैं तो फिर इसके बाद उनको मौका नहीं मिलेगा कि वो अपनी इस गलतियों को सुधार सकें। मोदी है तो मुमकिन है, क्या कहेंगे? देखिए, आज हम 70 सालों में कांग्रेस का राज दे चुके हैं। मुस्लिम समाज के लिए क्या करा? हजारों दंगे हो गए, हजारों मुसलमान बेगुनाह मारे गए। आज इस स्थिति में हम हमारे व्यापार कर रहे हैं, अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। हमारे लिए कोई भी दंगे का या किसी तरह के दंगा मुक्त हमारा देश हो गया है। किसी तरह की कोई वो नहीं। और जो लोग गलत कर रहे हैं मोदी जी के राज में, उन्हीं के साथ हो रहा है। जो आम नागरिक जो है, जो अपना काम कर रहे हैं, अपने जीवन यापन कर रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं। दूसरी बात, मैं कांग्रेस के बारे में बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस ने दो पार्टियों की लड़ाई जो है, हम मुस्लिम समाज अब पार्टियों की रहने देंगे, धर्म से नहीं करेंगे। हमारा धर्म के लोग, हम मुस्लिम लोग, अब बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं। हम हमारा काम करेंगे, जिसको वोट देना हमारी समझ से वोट देंगे। और हम चाहते हैं कि जैसा हमारा देश का नाम पूरी दुनिया में जा रहा है, हम भी मुस्लिम समाज भी ऊपर उठेगा और बोहरा समाज की तरह वो भी तरक्की करेगा। क्या कुछ कहेंगे? आप तो नारे लग रहे हैं मस्जिद के अंदर ही, मोदी है तो मुमकिन है, क्या कहेंगे आप? मोदी है तो मस्जिद अच्छे से सब सही सहाल है, कोई तकलीफ नहीं। मोदी को हमारा ठीक, मिथिलेश, विकास कार्य नजर आ रहा है। आप बात लगातार भले जारी रखिए, आपके पास लौटूंगी फिर से। मैं शैलेंद्र चौहान हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इंदौर में तो बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज रहता है, बोहरा समाज रहता है
आखिर भोपाल की क्या तस्वीर है? वहां पर भी क्या इसी तरह के नारे गूंजते हैं बोहरा समाज के द्वारा कि मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जैसे हम देख रहे हैं। और दावा भी यहाँ के लोग ये कर रहे हैं कि जो दम भरती थी कांग्रेस मुस्लिमों को पक्ष देने का या मुस्लिमों को सपोर्ट करने का, वो नहीं किया, सिर्फ बोला है। बीजेपी ने किया है एक्चुअल सपोर्ट। देखिए, बिल्कुल हम यहाँ पर जुमेराती में ही मस्जिद में हैं और यहाँ पर हम बात भी करते हैं। यहाँ पर वरिष्ठ हैं। ईद की आपको एक तो बधाई और शुभकामना के साथ ही कल ईद में आप लोग भी सब यहाँ पर थे और एक बोहरा समाज की मस्जिद में सब लोग साथ में थे। और एक किस तरह का एक और क्या मैसेज है किस बारे में? सभी एकजुट होकर यहाँ पर सभी एक साथ थे और एक बात हो रही है विकास को लेकर, मिशन को लेकर। तो विकास के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको। विकास का काम तो ऐसा सरकार का ही, हमारा नहीं है, इसलिए। और जहाँ तक बोरास का है तो कुछ लोग तो वहाँ पे थे जिसमें हमारे वरिष्ठ लोग थे वहाँ पे, और उसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था कल, इसलिए। जी और भी हम बात करते कि अब क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है और तो देश के लिए किस तरह का, क्योंकि बोहरा समाज हमेशा एक बात आती है कि पीएम मोदी हो और सैयदना साहब, जैसे इंदौर में भी जब आप एक कार्यक्रम था तो पीएम मोदी खुद वहाँ पहुँचे थे और यहाँ पर भी बात आई कि पीएम मोदी को लेकर कि हर हर मोदी, घर घर मोदी के भी नारे भी लगे इस तरह। तो आपका क्या कहना है? हमारी कमेटी वालों ने तो बहुत उनका स्वागत किया। साहब कल आए थे, वो आलोक शर्मा जी के भी साथ, सब उन्हीं के साथ थे। कोशिश है कि मोदी जी की जो कोशिश कर रहा हम उनको मालिक कामयाबी दे। ठीक, बहुत अच्छा है। ठीक है साहब, ठीक ठीक ठीक। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ पर निशाना साधा। पांडुना में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ हिट विकेट होंगे। आपका सांसद अपनी जुबान बंद रख के केवल एंजॉय करने में 5 साल लग जाए, मेहनत करने में लग जाए। अगर मेहनती सांसद चाहिए, अगर छिंदवाड़ा को अपनी आवाज उठाने वाला सांसद चाहिए, तो मौज मस्ती वाला छोड़कर मोदी का सांसद जिताने का काम करें। आपकी आवाज। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने न्यूज 18 के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को करप्शन युक्त पार्टी बताया। कहा कि बीजेपी गुमराह करके सरकार बनाती है। अनुराग ठाकुर के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। सुनिए क्या कुछ कहा जीतू पटवारी ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, सबसे सेफ सीट आप छिंदवाड़ा को मान रहे थे, बड़ी चुनौती नजर आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय वहां पे मौजूद है। उनका कहना है कि नोट तंत्र से लोकतंत्र को खरीदा जा रहा है। जिन्होंने 17 सरकारें गिरा दी, जिन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, जिन्हें 500 विधायक खरीद फरोख्त कर दिए, जिन्होंने सांसदों की बेमंडी लगा दी, वो अब ये कहते हैं कि लोकतंत्र का खरीद फरोख्त तो कमलनाथ जी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है। उनको विचार करना चाहिए इस बात को लेके कि इस देश में काले धन की बात आपने की थी। जो एसबीआई की लिस्ट आई, सारा काला धन तो बीजेपी के पास है। कांग्रेस नेता और राजगढ़ लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने सुसनेर में प्रचार किया। इस दौरान वो कामधेनु गौ अभ्यारण्य सालरिया पहुंचे, जहां गौ पूजन कर संतों का आशीर्वाद लिया। दिग्विजय सिंह करीब 2 घंटे तक गौ अभ्यारण्य में रहे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह पहला ऐसे व्यक्ति हैं जिसने गौ सेवा आयोग का गठन किया था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो ईवीएम के खिलाफ है। कह दिया था मैं ईवीएम के खिलाफ हूं। फिर ये मुझे बताया गया कि ईवीएम के हटाने के लिए मतपत्र के लाने का केवल एकमात्र उपाय है कि 384 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े करो। लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा है कि वो भी अब सफल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन जो है उसमें एक कंट्रोल